नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे शरद पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, और उसमें जो खेल बीजेपी कर रही है। बीजेपी से मेरा मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। इस समय शरद पवार के पसीने छूट रहे हैं। उनकी मुश्किल ये है कि वो कहावत है ना कि जबरा मारे रोए न दे, वो स्थिति है। परेशान तो बहुत हैं, लेकिन रो नहीं पा रहे हैं, शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरे तरीक़ों से, दूसरे माध्यमों से, दूसरी बातों पर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, या नाराज़गी आप कहना चाहें तो जाहिर कर रहे हैं। बात यह है कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है, इस पर शरद पवार का कंट्रोल ख़त्म तो नहीं हुआ है, कम होता जा रहा है। दरअसल शरद पवार की अब एक दिली इच्छा ये है, वो बहुत समय तक राजनीति की, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का, उनका सपना प्रधानमंत्री बनने का ही रह गया। फिर उनको लगा था बीच में कि शायद प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए तो मैं भी बन सकता हूं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की, विपक्षी दलों को जोड़ने की कोशिश की कि अगर मान लीजिए कि बीजेपी बाहर होती है सत्ता से, कोई कंसेंसस कैंडिडेट की बात आती है, या बीजेपी की सीटें कम होती हैं और वो अपना उम्मीदवार जिताने की स्थिति में राष्ट्रपति पद का नहीं होती है, तो विपक्ष की ओर से वो ऐसे कैंडिडेट होंगे जिस पर बीजेपी शायद सहमत हो जाएगी। वो सारी संभावनाएं ख़त्म हो चुकी हैं। वैसे राजनीति में कोई बात फाइनल तौर पर नहीं कहनी चाहिए, आखिरी तौर पर नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, जो पार्टियों की क्षमता है, उस सब को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उनकी राष्ट्रपति बनने की महत्वाकांक्षा भी वो उनके साथ ही जाएगी, वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने बहुत तीन तिकड़म की। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की भी कई बार कोशिश की, वो भी नहीं बन पाए। आखिर में गांधी परिवार छोड़िए, सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़े अध्यक्ष पद का, उसमें भी हार गए। तो लेकिन ये सब बातें तो अतीत की हो चुकी हैं। अभी जो चल रहा है, उनकी जो इच्छा की बात मैं कर रहा हूँ, उनकी इच्छा है कि उनकी पार्टी की राजनीतिक वारिस उनकी बेटी, इकलौती बेटी, वो बने, सुप्रिया सुले। अब सुप्रिया सुले की समस्या ये है कि वो प्रदेश की राजनीति में है नहीं, वो ज़मीन की राजनीति भी नहीं करती है। वो लुटियंस दिल्ली का जो एलीट क्लब है उसकी सदस्य है। पिता के रसूख से लोकसभा में पहुंच जाती हैं, तो इसलिए लोकसभा सदस्य हैं। तो गलतफहमी हो सकती है कि वो जनाधार वाली नेता है, लेकिन ये सच्चाई से बहुत दूर की बात है। जो भी एनसीपी है, आप मानकर चल रहे हों अगर कि वो उसका मतलब शरद पवार है, यानी एनसीपी और शरद पवार पर्यायवाची हैं, तो ऐसा नहीं। आप 2019 में देख चुके हैं किस तरह से अजीत पवार बगावत करके निकले और देवेंद्र फडणवीस से मिले और सरकार बना ली थी। वो सरकार कुछ घंटे चली, 70-80 घंटे ही चली, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि वो शरद पवार की जो राजनीति है, जिस तरह से वो पार्टी को चला रहे हैं, जिस तरह से वो पार्टी की कमान सुप्रिया सुले को सौंपना चाहते हैं, उससे वो खुश नहीं हैं और वो उनको मंजूर भी नहीं है। शरद पवार की समस्या ये है कि संगठन पर इस समय शरद पवार से भी ज़्यादा बड़ा कब्जा अजीत पवार का है, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से संगठन वही चला रहे हैं, नीचे सब कुछ वही देखते हैं। शरद पवार राष्ट्रीय राजनीति में चले गए थे, तब से और ज़्यादा उन पर जिम्मा आ गया था। अब मैं आज जो बात कहने जा रहा हूँ उसका इस समय वर्तमान में संदर्भ क्या है, क्यों ये बात कह रहा हूँ कि मोदी और अमित शाह जो है मिलकर ऐसा कर रहे हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले संजय राउत का एक बयान सुना होगा। संजय राउत ने अपने बयान में कहा कि पुणे महानगर पालिका और पिंपरी चिंचवाड़ में शिवसेना चाहती है कि उसका मेयर बने। अब ये राजनीति में इस तरह की बातें नेता करते रहते हैं, दावा करते रहते हैं, इच्छा जाहिर करते रहते हैं। आपको लगेगा सामान्य सी बात है, इस बयान में ऐसा क्या है, लेकिन इस बयान के बड़े गहरे मायने। एक बात तो ये कि पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में, ये दोनों स्थानीय निकायों में बीजेपी का बहुमत है, उसकी सरकार है। एनसीपी मुख्य विपक्षी दल है।
शिवसेना का वहाँ कुछ मतलब इस अभी जो व्यवस्था है, अभी जो चुनाव के नतीजे हैं, जो स्थिति है, उसमें कुछ ज़्यादा उसकी भूमिका है नहीं। ऐसे में शिवसेना ये कहे हम अपना मेयर देखना चाहते हैं, तो जाहिर है कि इसमें संजय राउत अपनी ओर से नहीं बोल रहे हैं, उनको बुलवाया जा रहा है और उद्धव ठाकरे बुलवा रहे होंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उद्धव ठाकरे के अलावा भी देखिए, उद्धव ठाकरे की चाबी इस समय जो है वो शरद पवार के हाथ में है। उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री हैं तो शरद पवार के प्रयास से, और बने हुए हैं तो उनकी इच्छा से। ये उद्धव ठाकरे को अच्छी तरह से मालूम है कि जिस दिन शरद पवार हाथ खींच लेंगे उस दिन उनकी सरकार गिर जाएगी, वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। उद्धव ठाकरे को वैसे भी राजनीतिक दांव पेच और इस तरह की राजनीति की कोई समझ नहीं है। शरद पवार खेल जो खेलते हैं उसमें कई पेंच होते हैं। जो सामने दिख रहा होता है, जो लगता है कि ये उनकी मंशा है, वो दरअसल होती नहीं, उसके पीछे कुछ और होता है। अब ये उद्धव ठाकरे को, ये मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या समझाया, क्या बताया, या उद्धव ठाकरे को क्या सचमुच लगता है ऐसा कि उनकी ताकत बढ़ जाएगी या उनकी मदद करना चाहते हैं शरद पवार। शरद पवार उद्धव ठाकरे की इस मामले में कम से कम पुणे और पिंपरी चिंचवड़ की जो स्थानीय निकाय है उसके मामले में कोई मदद नहीं करना चाहते। वो अपनी मदद करना चाहते हैं। अजीत पवार की ताकत को कम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि धीरे धीरे संगठन पर अजीत पवार की ताकत कम हो। और उनकी परेशानी इन दिनों इसलिए भी बढ़ गई है कि अनिल देशमुख, जो उनके बड़े खासम खास थे, बड़े करीबी थे, फरार हैं। उनको गृह मंत्री बनवाया था, वो लापता हैं। कहाँ हैं किसी को नहीं पता, शरद पवार को ज़रूर पता होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उन्होंने पुलिस को, मतलब अपनी ही सरकार की पुलिस को बताने की ज़रूरत नहीं समझी, तो इसलिए परेशान है। नवाब मलिक, उनका बेटा एनसीबी के केस में फंसा, वो परेशान है। उसके अलावा एक और नेता है हसन मुशर्रफ, वो भी शरद पवार के करीबी हैं, वो भी कई मामलों में फंसे हैं, वो भी परेशान हैं। तो शरद पवार के करीबी लोग बहुत से परेशान हैं। और पिछले दिनों जो इनकम टैक्स की और दूसरी एजेंसीज़ की रेड हुई है अजीत पवार के परिवार पर और उनके आसपास के लोगों के यहाँ या साथियों के यहाँ, तो आपको लगेगा कि ये अगर केंद्रीय एजेंसियां ये कर रही हैं तो मोदी शाह जो है वो एनसीपी के खिलाफ या अजीत पवार के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं। इसमें आधी सच्चाई। दरअसल ये कार्रवाई जो है वो सेंट्रल एजेंसीज कर रही हैं, किसी राजनीतिक इशारे पर नहीं है, बल्कि सूचना के आधार पर। और सूचना कहाँ से आ रही है? एनसीपी के अंदर से आ रही है। अजीत पवार को कमज़ोर करना है, तो आप समझ गए होंगे सूचना कहाँ से आ रही है। बड़ी ही प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। 140 करोड़ का अनअकाउंटेड जो है वो पैसा मिला है अजीत पवार के यहाँ, ऐसा इनकम टैक्स का कहना है। उसके अलावा बहुत कुछ मिला हुआ, क्या मिला है आगे जांच में पता चलेगा। तो ये अजीत पवार को भी अंदाज़ा हो गया है कि ये कैसे हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। और ये जो चाचा भतीजे का खेल है, यहाँ अब मोदी शाह की एंट्री होती है। इस कॉन्फ्लिक्ट को बीजेपी और बढ़ाना चाहती है। शिवसेना को तो एक पटरी पर लगा दिया है कि उसके जो दो आधार थे, जो हिंदुत्व का आधार था और उसका जो मराठी मानुष का आधार था, दोनों की राजनीति जो है वो उसने खोखली कर दी है बीजेपी ने। उन दोनों मुद्दों पर शिवसेना लगातार कमज़ोर हो रही है। किस रास्ते पर शिवसेना को ले जाना है ये बीजेपी ने तय किया, प्लानिंग की और उस रास्ते पर चला दिया। अब एनसीपी को कमज़ोर करना है। बीजेपी, अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा ये बात कि बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस महाराष्ट्र में कमज़ोर हो। कांग्रेस से कोई दोस्ती नहीं हो गई, कांग्रेस से कोई अंदर खाने समझौता हो गया, ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस से कोई बातचीत चल रही हो, ऐसा भी नहीं है। बीजेपी के रणनीतिकारों का ये आकलन है कि अगर कांग्रेस थोड़ा मजबूत होगी तो एनसीपी और कमज़ोर होगी। तो अगर महाराष्ट्र में बीजेपी को अपनी पैठ बढ़ानी ही नहीं, पक्की करनी, स्थायी करना है, उसके लिए शरद पवार को तोड़ना ज़रूरी है। और शरद पवार को तोड़ना इसलिए आसान हो गया है, एक उनकी बढ़ती हुई उम्र, उनकी घटती हुई सक्रियता, और तीसरा चाचा भतीजे की ये लड़ाई, और चौथा
और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सुप्रिया सुले को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने की महत्वाकांक्षा। अब शरद पवार की ये आखिरी महत्वाकांक्षा है, ये समझ लीजिए आप। इसलिए वो इसको किसी भी रूप में पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसके रास्ते में अजीत पवार बाधा बन के खड़े हैं। आपको धर्मयुग पत्रिका का नाम याद होगा, आप में से बहुत से लोगों ने हो सकता है उसको पढ़ा भी हो उस दौर में। उसके संपादक हुआ करते थे डॉक्टर धर्मवीर भारती, पत्रकार थे, लेखक थे, अच्छे कवि थे। तो उनकी एक रचना है बंद गली का आखिरी मकान। तो धर्मयुग में उन दिनों होली के अवसर पर लेखकों की रचनाओं के शीर्षक पर कुछ जो होली की जो है व्यंग्योक्ति, इस तरह की चीज़ें छपती थी। तो रचना का नाम लिया, उससे जोड़कर उस पर कोई फप्ती, कोई कमेंट, कुछ इस तरह का। तो भारती जी की उस रचना पर जो है बंद गली का आखिरी मकान आगे लिखा गया, वो भी शिकमी किराएदार के कब्जे में। अब ये कुछ व्यक्तिगत मामला था, उसका जिक्र यहाँ करने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो बात आज जो है मुझे लगता है शरद पवार पर बड़ी मुफीद बैठती है, एकदम सही बैठती है। उनके लिए एनसीपी का राजनीतिक वारिस तय करना ये जो है, ये बंद गली का आखिरी मकान है। उनके पास इससे बड़ा कुछ देने के लिए बेटी के लिए है नहीं। संपत्ति की बात छोड़ दीजिए, वो तो उसको मिलेगा ही, लेकिन वो शिकमी किराएदार जो है वो अजीत पवार है। शरद पवार को लगता है कि हमने बढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया अजीत पवार को, लेकिन अब वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। शरद पवार का सबसे बड़ा सरदर्द यही है। बीच में उन्होंने कोशिश की थी कि बीजेपी से कुछ बात बन जाए, सुप्रिया सुले को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया जाए। तो एनसीपी के सपने उस समय बहुत बड़े थे। उनकी एक ये भी शर्त थी कि शरद पवार अगले राष्ट्रपति हों। तो वो सब कुछ हुआ नहीं इसलिए कि बीजेपी को इसमें कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा था। हुआ इसलिए नहीं कि शरद पवार की राजनीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। शरद पवार से बड़ा राजनीति का सौदागर इस समय देश में कोई नहीं होगा। तो उनको मालूम था कि वो किस तरह के सौदे करते हैं, और उन पर भरोसा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जिस शख्स ने उनको अपने मानस पुत्र की तरह आगे बढ़ाया, वसंत दादा पाटिल, पहला धोखा शरद पवार ने उन्हीं को दिया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शरद पवार क्या चीज़ है। तो इसलिए शरद पवार की ये महत्वाकांक्षा पूरी होगी, इसमें पूरा शक है। और अगर पूरा होने की कोई उम्मीद हो तो मुझे लगता है कि ये मोदी शाह उसको होने नहीं देंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये है कि चाचा भतीजे की लड़ाई बनी रहे और तेज़ हो। और आगे आने वाले दिनों में देखिए, और इसमें एक तरह से न चाहते हुए भी अनजाने में शरद पवार मदद कर रहे हैं। अजीत पवार को जितना कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, अजीत पवार उतना ही रिटेलिएट करेंगे, उतना ही सुप्रिया सुले के लिए मुश्किल खड़ी होगी। तो एनसीपी की जो अंदरूनी लड़ाई है वो कुछ दिनों में, कुछ समय में बाहर आए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अजीत पवार का क्या रुख होगा, किधर जाएंगे, ये कुछ पता नहीं। लेकिन इतना तय है कि वो शरद पवार की जो आखिरी इच्छा है राजनीतिक, उसको तो पूरा नहीं होने देंगे। अजीत पवार एनसीपी से अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे। और ये एक बार उन्होंने बगावत करके ये दिखा दिया है कि वो दरअसल चाहते क्या है, उनकी महत्वाकांक्षा क्या है। तो आने वाला समय शरद पवार के लिए बड़ा मुश्किल भरा दौर होने वाला है। और एक बार आप मनपा का चुनाव होने दीजिए, उद्धव ठाकरे को कमज़ोर होने दीजिए, फिर देखिए महाराष्ट्र में क्या क्या होता है। तब तक के लिए हम लोग इंतज़ार करें। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।